नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। भारत बंद के एक दिन बाद नए कृषि कानून पर किसानों और सरकार के बीच बुधवार को होने वाली छठे दौर की वार्ता टल गई है। दोनों पक्षों के बीच अब गुरुवार को बातचीत हो सकती है। इस बीच कृषि कानून के विरोध में 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा और किसान दिल्ली की सीमाओं पर अब भी धरने पर बैठे हैं। इस कारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे दिल्ली के बॉर्डर बंद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के बीच मंगलवार देर शाम को उस वक्त नया मोड़ आया जब अचानक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की बैठक की खबर आई। किसान नेताओं ने 8 पंजाब से थे, जबकि 5 देश भर के अन्य किसान संगठनों से जुड़े थे। बैठक रात 8 बजे शुरू हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे, आप इसको विचार करो करके आओ फिर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। साइबर अपराध थाना फरीदाबाद ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जालसाज गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जालसाज पूर्ण हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे किसी अन्य स्कीम में लगाने या किसी वजह से बंद हुई पॉलिसी को पुनः चालू कराने भोले लोगों के पैसों को हड़प लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14,10,000 रुपए कैश एवं 21 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं। डीसीपी अर्पित जैन ने पत्रकारों को बताया कि आरोपियों ने दिल्ली मोतीनगर एरिया में एक कॉल सेंटर खोल रखा था, जहां से लड़कियां कॉल करके लोगों की पॉलिसी से संबंधित शिकायतें सुनती थी और भोले भाले लोग अपनी शिकायत के नाम पर अपनी पॉलिसी की इंश्योरेंस दे देते थे। इसी के आधार पर आरोपी भोले लोगों को अपने जाल में फंसा मोटा मुनाफा कमाने के लिए कन्वेंस कर अन्य स्कीम में पैसा लगाने के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में पैसा डलवा लेते थे। लगभग 22 लाख के आसपास उन्होंने जो है करवा रखा है ऐसा, और भी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे किसको धोखा दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। ये 2 इसमें जो अभियुक्त हैं, एक इकबाल और विनोद है, जो कि दिल्ली में अपना कॉल सेंटर चलाते थे और ऐसे ही लोगों को कॉल करते थे, उनसे बातें करते थे। कई बार 4 महीने 6 महीने इनसे बातें करते रहे और उनसे सारी डिटेल्स ले लेते थे कि आपकी पॉलिसी कब मैच्योर है, कौन सा नंबर है। बोलते थे कि बहुत हाई रिटर्न मिलेगा इस पर, और लोग उस चक्कर में अपना सारा डिटेल्स दे देते थे। तो वो इन्होंने उसमें हेरा फेरी कर रखी है। तो सर लगभग ये कितने की हेरा फेरी बताई गई है? ये फ़िलहाल जो हमें अभी 22 लाख का है, जिसमें अभी 14 लाख के आसपास रिकवरी हो गई है हमारी, और फर्दर हम लोग और इसमें डिटेल्स ले रहे हैं। सारे मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे कि और पता चल सके कि किस किस के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। 22 लाख की एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी की जो फ्रॉड मामला सामने आया है, और भी मामले ये एक व्यक्ति के साथ इन्होंने लगभग किया है ना। और बाकी ये इकोनॉमिक इस टाइप के जो साइबर फ्रॉड है, इनका तो ये कोई बाउंड्री होती नहीं है इनकी, तो ऑल ओवर इंडिया मालूम नहीं कितनों के साथ इन्होंने किया है। तो ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है हमारी टीम का, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसमें। और क्योंकि यहाँ से बैठ के चेन्नई वाले व्यक्ति को भी ये वो कर सकते हैं, तो आगे मुझे लगता है कि इसमें और जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा तो और इसमें डिटेल सामने आएंगी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मिशन जागृति मंच संस्था में पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहे गरीब बच्चों को सर्दी के इस मौसम में राष्ट्रीय जाट एकता मंच संस्था ने जूते पहनाकर बच्चों की मुश्किलें कम कर दी हैं। वहीं जूते पहनकर बच्चे भी बहुत खुश दिखाई दिए। इस मौके पर मिशन जागृति संस्था ने भी जाट एकता मंच का तहे दिल से धन्यवाद किया। गौरतलब है कि पिछले 13 सालों से मिशन जागृति संस्थान सामाजिक कार्य करते हुए जहां अपने सेंटर में मुफ्त सिलाई केंद्र चला रही है, वहीं संस्था द्वारा गरीब बच्चों को पेंटिंग तथा आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षा भी निःशुल्क दी जा रही है। संस्था के पदाधिकारी सुनीता रानी ने बताया कि दिवाली पर उन्होंने अपने संस्था में एक कार्यक्रम के दौरान जाट एकता मंच संस्था के पदाधिकारियों को न्योता दिया था, जहां उन्होंने जब बच्चों को बिना जूतों के देखा तो उन्होंने इन बच्चों को निःशुल्क जूते वितरित करने का फैसला लिया, जिसके चलते जाट संस्था ने इन गरीब बच्चों को सर्दी के मौसम में जूते वितरित किए हैं, जिसको लेकर की संस्था जाट एकता मंच का बहुत धन्यवाद करती है। जो कि राष्ट्रीय एकता मंच के फरीदाबाद जिला अध्यक्ष हैं, उनको हमने दिवाली पर बुलाया था, और RWA जो बाबूलाल जी हैं और इनकी जो पूरी टीम है, जो इनका पूरा परिवार है RWA का, इनको भी हमने दिवाली पर इनवाइट किया था। तो हमारे बच्चों से ये मिलकर गए तो इन्होंने
हमको बोला कि जी हम आपके सभी बच्चों को जूते पहनाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही शुक्रिया है इनका, बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गरीब परिवारों से हैं कि जहाँ रोटी ही मेरे ख्याल से खाने को उनको मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते वो, तो उनको आज उनको जूते पहनाए। करीब यहाँ पर 25 बच्चे जो हैं पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं हमारे, उनको वो सामान भी नहीं ला पाते हैं, तो हमारी संस्था उनको खुद से सामान देती है। हमने सुनीता जी हैं जो मिशन जागृति के उससे सिलाई सेंटर और बच्चों को पेंटिंग का काम सिखाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी कॉलोनी में इन्होंने मेरे को दिवाली के दिन इन्होंने मुझे बुलाया, जिन्होंने हमें दिए, तो हमने उस टाइम देखा कि कुछ बच्चे चप्पलों से आए थे। तो मैंने बहन जी को पूछा, बहन जी ये बच्चे चप्पलों से कैसे आ रहे हैं? इन्होंने बताया, उन बच्चों से पूछा, बोलो जी जूते हमारे पास नहीं है। मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि भाई जूते अभी 2-4 दिन में हम इन सभी। बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और स्कूल खोलने की मांग की है। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट रमेश डागर और विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर दीपक यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिनिधियों ने स्कूल पुनः बंद करने का विरोध किया। सभी ने एक सुर में हरियाणा सरकार से स्कूल खुलवाने की अपील की है। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट रमेश डागर ने कहा कि जब सभी तरह के व्यापार दुकानें खुली हुई हैं और रैलियों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो स्कूल क्यों बंद है। उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं खुलने से बच्चे दिशाहीन, मानसिक रूप से कमजोर और चार दीवारी में बंद हो गए हैं, इससे शिक्षा का भी नुकसान हो रहा है। बच्चे यहाँ पर आए और जो स्टडी का माहौल इतने 1 महीने में बना पाए थे वो रेगुलर है। पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूजन में है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इस चीज़ को स्कूल खुल जाएं और बच्चे कंट्रोल में रहें। बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर बच्चों को आप स्कूल ज़रूर बुलाइए, क्योंकि घर पे वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। और उनमें बहुत सारी शिकायतें पेरेंट्स के लिए भी बढ़ गई हैं। तो पेरेंट्स बहुत चाहते तो हैं कि स्कूल खुले, लेकिन कुछ पेरेंट्स को जो कन्फ्यूज़न है वो शायद आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब उन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी तो ज़रूर दूर हो जाएगी। स्कूल पहले से कृष्ण जी मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, स्कूल पहले से ही बहुत सारी तैयारियां करके चल रहे थे और सभी प्रिकॉशंस का हम बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद भी वहाँ पर रहना होता है, हमें सेफ्टी कंसर्न को फॉलो करना होता है। उसकी वजह से स्कूल वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। किसी ने बिल्डिंग बनाने को लोन ले रखा है, किसी ने अपना बसेस के लिए लोन ले रखा है, उनकी इंस्टॉलमेंट भी नहीं जा रही और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब वो मरने के कगार पर है। उसमें अगर सरकार ने अभी तक जितने भी इनके टैक्सेस हैं, रोड टैक्स है, बसेस का टैक्स है और एक प्रॉपर्टी टैक्स स्कूल का जाता है 11,000 नगर निगम का, वो हमसे कंटिन्यू लेती है। हमारे स्कूल से बंद पड़े हैं लेकिन बिजली का बिल भी कंटिन्यू जा रहा है। स्कूल के अंदर सारा बंद होने के बाद भी प्रॉपर बिजली का बिल जा रहा है, नगर निगम वाले पैसे लेकर जा रहा है, कहीं स्कूलों को कोई राहत नहीं दी गई। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? उसके बाद उनकी अर्निंग सारी खत्म हो गई, उसके बाद भी सरकार ने कोई पैकेज नहीं दिया। अब सभी स्कूल वालों की एक ही मांग है कि 11 तारीख से जल्दी से जल्दी जितना होता है सभी स्कूलों को खोला जाए। हो सकता है छोटी क्लास नहीं खोलते, प्राइमरी सेक्टर ऊपर की तो तुरंत 11 से खोल देनी चाहिए। बोर्ड क्लासेस हैं, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, बहुत से बच्चों पर मोबाइल नहीं होता। बात करेंगे अगली खबर की। बिजली विभाग ने आधार अधिनियम 2016 के तहत बिजली कनेक्शनों में बदलाव करते हुए अब आधार कार्ड का लिंक अनिवार्य कर दिया है। बिजली सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बिजली उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड अपने बिजली कनेक्शन के साथ जोड़ने होंगे, जिसके बाद ये बिजली उपभोक्ता अब बिजली सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली विभाग ने अपना वेबसाइट लिंक भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर बिजली विभाग एसडीओ सोहेल अहमद ने बताया कि विभागीय आदेश अनुसार अब बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी पाने के लिए अपना आधार कार्ड अपने बिजली कनेक्शन के साथ जोड़ना अनिवार्य है। इसके लिए बिजली उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली घर या फिर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों की मदद से अपना आधार कार्ड बिजली कनेक्शन से लिंक करवा सकते हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली विभाग ने वेबसाइट पर जारी की है, जिसकी मदद से बिजली उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए अपना आधार कार्ड वहां से भी अपने बिजली कनेक्शन के साथ जुड़वा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बदले हुए बिजली के नियमों का जागरूक। बिजली के उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी पाने के लिए निगम ने आधार नंबर लिंक करवाना, अपने बिजली के बिल में आधार नंबर लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है।
इसलिए मेरी सभी बिजली उपभोक्ताओं कार्यालय में आकर अपनी हार्ड कॉपी आधार कॉपी की हार्ड कॉपी देकर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिजली कर्मचारी जो फील्ड में हैं उनके द्वारा अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। ये अभी तारीख तो नहीं दी गई है, लेकिन अभी हमें आदेश प्राप्त हुए हैं कि सभी उपभोक्ताओं के आधार नंबर बिजली अकाउंट नंबर के साथ लिंक करवाओ। हाँ, जाहिर सी बात है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी आधार नंबर से लिंक होने के बाद डायरेक्ट उनके 3 कृषि कानूनों को निरस्त करवाने की मांग को लेकर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर धरनारत किसान दादरी की सामाजिक संस्था मनीषा सागवान फाउंडेशन ने कंबल वितरित किए। इस मौके पर फाउंडेशन चेयरपर्सन मनीषा सागवान स्वयं धरनारत किसानों के बीच पहुंची, जहां उन्होंने किसानों की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से तीनों काले कानूनों को रद्द करने की मांग की है। मनीषा सागवान ने अपने संगठन की तरफ से आह्वान 8 दिसंबर को भारत बंद में पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया था। उन्होंने अन्य संगठनों से भी किसानों के हित की लड़ाई साथ देने का आग्रह किया। मनीषा सागवान ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए धरती पुत्रों को उसका गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन सरकार के इस मंसूबों को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। मनीषा सागवान ने कहा कि काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए बड़ी संख्या में किसान सर्दी के मौसम में दिन रात धरना दे रहे हैं और इस निर्दयी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा, जिसके कारण कई किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों की मांग पर शीघ्र ही सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना किसानों को समर्थन देने कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के काफिले सहित भावदीन टोल प्लाजा से हुए रवाना। किसानों के आंदोलन को कोई कुचल नहीं सकता। अभय चौटाला ने ये कहा है, सरकार बार बार बातचीत के बहाने से आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। आज किसानों के समर्थन में आप लगातार इस लॉकडाउन के दौरान कैसे सरकार ने लोगों के बीच में कोरोना की महामारी का नाम लेकर एक भय का माहौल पैदा किया। जहां भय का माहौल पैदा करके लोगों को डराया, वहीं किसान के खिलाफ एक इस महामारी के दौरान षड्यंत्र रचा कि कैसे इस देश के किसान को उसकी ज़मीन से बेदखल किया जाए, कैसे उस किसान की रोजी रोटी छीनी जाए, कैसे उसको कमज़ोर किया जाए। इसके लिए 3 अध्यादेश लाए और उसको बड़े गुपचुप तरीके से लेकर के आए। किसी भी किसान संगठन के साथ बातचीत नहीं करी और उसके बाद बिना मेजॉरिटी के राज्यसभा में ज़बरदस्ती उस बिल को पास कराया। राज्यसभा में बिल 100% गिर जाता किसी कीमत पे।